नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ ग्रुप कैप्टन संजय पेटकर और मेरी सारी जो शिक्षा है स्कूल में, वो हुई थी केंद्रीय विद्यालय में। और मैंने केंद्रीय विद्यालय उप्पल हैदराबाद में अपना 10th और 11th किया था और 11th के बाद मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी चला गया था। तो स्कूल के दौरान मेरे सारे ही साथी दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ खास दोस्त थे क्योंकि हम एक ही एरिया में रहते थे और हमारी दोस्ती थोड़ी ज़्यादा घनिष्ठ हो गई थी। वो भी एक कारण है और दूसरा कारण ये है कि ये जो मेरे 3 और मित्र हैं, हम सब ने इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन किया। यानी मैंने और मेरा एक और दोस्त है मनोज दयाल, उसने एयरफोर्स ज्वाइन किया। एक दोस्त है अंकुर, उसने आर्मी ज्वाइन किया। और एक और दोस्त था तुषार जोशी, उसने भी आर्मी ज्वाइन किया। और आर्मी ज्वाइन करने के बाद आर्मी के थ्रू उसने अपना एक टेन्योर किया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी में, जिसको हम सब लोग ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। वो अपना एक स्पेशल फोर्स है। तो आज की तारीख है 24 सितंबर और ठीक 22 साल पहले 24 सितंबर 2002 को गांधीनगर के अक्षरधाम टेम्पल में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी को बुलाया गया था। और उस ऑपरेशन में मेरा जो ये दोस्त है, उस वक्त वो मेजर था, मेजर तुषार जोशी, वो उस टीम को लीड कर रहा था। कुछ बातें फौज की में आज हम बातें करेंगे ऑपरेशन वज्र शक्ति, यानी ऑपरेशन जिसमें अक्षरधाम टेम्पल के ऊपर आतंकी हमले के अगेंस्ट जो कार्रवाई की थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो 24 सितंबर 2002 अक्षरधाम टेम्पल गांधीनगर में है और बहुत ही विशाल परिसर में फैला हुआ है। उस दिन सब लोग घूमने गए थे। वहां पे काफी पर्यटक आते हैं देश से विदेश से, और काफी लोग वहां घूमने आते हैं, अपने उस सारे परिसर में इधर उधर घूमते रहते हैं। और शाम के करीब 4:45 बजे एक एम्बेसडर कार आकर रुकी गेट नंबर 3 अक्षरधाम टेम्पल के बाहर। कार से उतरे 2 युवा, करीब 22-25 साल के होंगे, और उन्होंने एक बैग पहनी हुई थी। तो जैसे ही वो गेट के अंदर आने लगे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको पूछा, तो भाई जो भी अंदर जाता है ना, हमें तो सिक्योरिटी चेक करना जरूरी है। तो जैसे उन्हें पता चला कि सिक्योरिटी चेक होगा, वो वहां से भागने लगे और उन्होंने एक 7 फीट ऊंची दीवार को फांद कर अक्षरधाम मंदिर के अंदर उन्होंने प्रवेश कर लिया। और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने अपनी AK-47 बंदूक बाहर निकाली और जो भी दिखाई देता है उसके ऊपर गोलियां दागना शुरू कर दिया। और भागते भागते वो एक बुक स्टॉल के पास गए। बुक स्टॉल पे उन्होंने कई गोलियां चलाई, उसमें कुछ लोग घायल हो गए, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। और इस तरह दौड़ते दौड़ते भागते भागते वो जो अक्षरधाम मंदिर का जो मेन मंदिर है उसकी तरफ भागने लगे। जैसे ही वहाँ के जो संस्थापक है, वहाँ के जो गुरुजी है, उन्होंने देखा कि कुछ आतंकी हमला हुआ है, उन्होंने अपने जो सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, उसमें उन्होंने तुरंत बताया कि जो अक्षरधाम टेम्पल का मेन टेम्पल है, वो मेन जो टेम्पल है उसका जो दरवाजा है उसको बंद किया जाए, ताकि वो मेन टेम्पल के अंदर ना आ पाए। तो जैसे ही उन्होंने ये बंद कर दिया, तो अभी आतंकी जो है इधर उधर भागने लगे। और मेन मंदिर के पास एक एग्जीबिशन हॉल होता है, उसके अंदर घुस गए और उधर उन्होंने अंधाधुंध गोलियों का बौछार कर दी। तो ये 4:45 बजे से लेकर 5-5:15 बजे तक ये सब चलता रहा। इस दौरान मंदिर के संस्थापक ने तुरंत तब के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फोन किया। उन्होंने दिल्ली में श्री लाल कृष्ण आडवाणी को फोन किया और मंदिर के आसपास BSF, CRPF और स्पेशल कमांडो फोर्स गुजरात पुलिस का वो भी ऑलरेडी तैनात हो चुका था। लेकिन चूंकि ये स्थिति थोड़ी सी आपे से बाहर हो रही थी, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को भी रिक्विजिशन किया गया।
तो ये सब जब चल रहा था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का जो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप है वो मनेसर हरियाणा में है। वहां पे मेजर तुषार जोशी अभी अपना कोई शाम के गेम्स खेल के आए हुए थे, अपने गेम्स रिग में बैठे हुए थे, और तब अचानक उनके घर में हर प्रकार का जो टेलीफोन होता है, जो वॉकी टॉकी होता है, जो और भी अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं जिसपे संदेश आते रहते हैं, इमरजेंसी संदेश आते रहते हैं, वहां पे बजने लगे। तो जैसे ही तुषार ने ये सब आवाजें सुनी, उसको पता लग गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये जब इन स्पेशल इक्विपमेंट पे जब मैसेजेस आते हैं या रिंग होता है तो वो होता है कि भाई जब कुछ असली एक्शन होने वाला है। वरना ट्रेनिंग के दौरान तो ऐसे सिचुएशन उनको दिए जाते ताकि एट शॉर्ट नोटिस अगर कहीं जाना पड़े और कोई भी एक्शन लेना पड़े तो कैसे उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसमें ट्रेनिंग के लिए उनको जो इक्विपमेंट होता है वो अलग होता है। तो उसने अपने जो श्रीमती है जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उसको कहा कि जरा टीवी तो चलाओ, देखते हैं क्या हुआ है। और टीवी पर उन्होंने देखा कि अक्षरधाम मंदिर में आतंकी हमला हो चुका है। तुरंत तुषार ने भांप लिया कि भाई इसी काम के लिए एनएसजी को बुलाया जा रहा है। और विद इन फ्यू मिनट्स जो ड्रिल होती है 51 एसएजी की, जो ड्रिल होती है एनएसजी की, कि तुरंत उसकी गाड़ी आ गई। गाड़ी में ऑलरेडी कपड़े और जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन होता है वो सब स्पेशल इक्विपमेंट सब ऑलरेडी गाड़ी में रहता है। गाड़ी आ गई और उसकी जो टीम होती है उन टीम के लिए बस आ गई और ये लोग तुरंत रवाना हो गए पालम एयरपोर्ट दिल्ली की तरफ, और स्पेशल एयरक्राफ्ट में उनको बिठा के गांधीनगर भेजा गया। ये सब हो रहा था मनेसर में, और मैं बैठा था उस वक्त एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी में। तो शाम के वक्त हम भी जब टीवी पर ऐसे ही कुछ न्यूज देख रहे थे, हमें पता चला कि अक्षरधाम मंदिर में तो अटैक हो चुका है। और चूंकि हम जानते थे कि हमारा दोस्त एनएसजी में है, तो हमने तुरंत उसकी अब अगर वो एनएसजी में है वो तो उसको तो मैं फोन नहीं कर सकता, मुझे पता है वो बिजी होगा। तो मैंने उसकी पत्नी को फोन किया और ऐसे ही कंफर्म करने के लिए क्या वाकई में तुषार इस ऑपरेशन में गया है। तो उसने कहा हाँ, ये इस ऑपरेशन के लिए एनएसजी को बुलाया गया है और तुषार का जो ग्रुप है वो रवाना हो चुका है। मैंने आपको पहले ही एपिसोड में एक बार कही थी कि वैसे तो जो भी ऑपरेशन होते हैं जिसमें जो भी फौजी होता है, जो भी जवान होता है, जब किसी ऑपरेशन में शामिल होता है तो थोड़ा बहुत तो वो एक टेंशन होता ही है। लेकिन कोई करीबी हो, वो भी अपना जिगरी दोस्त जो स्कूल में हमारे साथ ही पढ़ा है, हम बचपन में एक साथ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी भी मनस्थिति उस वक्त क्या होगी। लेकिन चूंकि फौज है, ट्रेनिंग है, और अगर ऑपरेशन आया तो करना ही पड़ता है, तो हम भी अपने वाराणसी में बैठे हुए न्यूज़ को फॉलो करते रहे। बहरहाल ये तो हुई मेरी बात, लेकिन वहां क्या हो रहा था, गांधीनगर में क्या हो रहा था, तब तक जैसे मैंने कहा मंदिर के आसपास बीएसएफ, सीआरपीएफ और गुजरात पुलिस की स्पेशल कमांडो फोर्स सब तैनात हो चुकी थी। और ये जो टेररिस्ट है वो भी उस एग्जीबिशन हॉल में लोगों को मार के, गोलियां बरसा के वहां से भाग निकले थे। और जैसे उन्होंने देखा कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस आ चुके हैं, वो मंदिर के एक ऊपर यानी रूफ पे चले गए। और मंदिर में एक रूफ की बजाय मैं कहूँगा एक पहला मंजिला, फर्स्ट स्टोरी की तरह जो उसके चारों तरफ परिक्रमा होती है ना, मंदिर की परिक्रमा, तो उस परिक्रमा में वो जाके छुप गए। और काफी देर तक फिर कोई गोलीबारी हुई नहीं। जब तब तक जितने भी वहां पे पर्यटक थे, जितने भी टूरिस्ट थे, उनको ये सारे कमांडोज जो है धीरे धीरे अलग अलग गेट से उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, और जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। और सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे वहां तैनात थे, और उन्होंने इन आतंकियों पर अपनी नजर लगाए रखी थी। तो दिल्ली से गांधीनगर आते आते 10:10 तक एनएसजी की सारे जो फौज है वो अक्षरधाम मंदिर पहुंच चुकी थी। और जैसे ही मेजर तुषार जोशी और उनकी टीम वहां पहुंचे, तो वहां पे जो पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस के जो बाकी लोग थे, उन्होंने ये जो ऑपरेशन है पूरा
तुषार की टीम को अच्छी तरह से समझाया, उनको वस्तुस्थिति समझाई और अक्षरधाम टेम्पल का जो प्लान होता है, एक मॉडल के ऊपर प्लान समझाया कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि अक्षरधाम मंदिर काफी बड़ा है और फिलहाल आतंकी कहाँ छिपे हुए हैं, यानी लास्ट नोन पोजीशन क्या है, उनको बता दी। तो ये सब प्लानिंग समझने के लिए करीब 1-1.5 घंटा लग गया। तो 11 साढ़े 11 बजे एक जो एनएसजी की जो टीम होती है, उनकी टीम में कम से कम 60 से 70 जवान थे, अफसर और जवान थे। और इनकी जो पूरी की पूरी टीम होती है वो छोटे छोटे हिट्स में उनको बांटा जाता है। एक हिट में मेरे ख्याल से 5 लोग होते हैं और इस तरह से उनकी करीब 12 हिट्स, उन्होंने एक प्लान बनाया और इस सारी 12 की 12 हिट्स को जगह जगह तैनात कर दिया ताकि हर तरफ से आतंकियों की तरफ नजर रखी जाए। और कुछ हिट्स गई उस परिक्रमा में और इनके साथ स्नाइपर्स भी होते हैं। स्नाइपर्स वो लोग होते हैं जो बहुत ही यानी दूर से भी अच्छा निशाना ले सकते हैं और दूर से गोली मार सकते हैं और उनके पास अच्छा इक्विपमेंट होता है। तो स्नाइपर्स को भी अपनी अपनी जगह तैनात कर दिया था, हिट्स को अपनी जगह तैनात कर दिया था। बीएसएफ, सीआरपीएफ सब अपने एनएसजी के पीछे, उनका भी एक कॉर्डन सेट कर दिया गया था, पूरी प्लानिंग हो गई थी। अब एनएसजी के हिट्स तुषार जोशी और उसकी टीम अब आतंकियों को ढूंढने के लिए परिक्रमा में घुस गई। अब परिक्रमा के इर्द गिर्द इतनी सारी रूम्स थी, अब वो किस रूम में छिपे हुए होंगे ये तो इन्हें पता नहीं था। तो या तो ये गोली मारेंगे या फिर आतंकवादी इनके ऊपर गोली मारेंगे, कोई पर्याय नहीं था। लेकिन ट्रेनिंग तो की हुई थी कि किस तरह से सर्च किया जाए। उन्होंने हर रूम में जाके अपना दरवाजा खोल के कोशिश की, फायरिंग किया, पता चले कि वो कहीं बाहर ना आ जाए। और वहाँ पे डार्कनेस थी, डार्कनेस को थोड़ा सा उजाला करने के लिए उनके पास कुछ एक इक्विपमेंट होता है जिसको फेंकने से, एक छोटा सा फ्लैश ग्रेनेड होता है जिसको फेंकने से उजाला हो जाता है। तो जैसे उन्होंने ये फ्लैश ग्रेनेड एक बाथरूम में फेंका, वहां उजाला हुआ और बाथरूम से गोली आना शुरू हो गया। तो उन्हें पता चला कि ये आतंकी तो यहाँ बाथरूम में छिपे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बाथरूम में पहुंच जाते, बाथरूम के पीछे एक और दरवाजा था, वहां से ये आतंकी भाग गया। और भागने के बाद अक्षरधाम मंदिर के जैसे मैंने कहा बड़ा परिसर है, उनका एक बगीचा टाइप था। बगीचा यानी जहाँ पे सारे पौधे रखे जाते हैं ना, नर्सरी जिसे हम कहते हैं। सारे जो उनका जितना भी बड़ा परिसर है, जितने भी उनका बगीचा है, उसमें यूज किए जाने वाले जितने भी अपने पेड़ पौधे फूल है, वो उस नर्सरी में रखे जाते हैं। और वहाँ पे कुछ पेड़ भी थे। तो इसका उसने आसरा लिया, उस आतंकी ने। उन आतंकियों ने, इनको तो पता नहीं था कि एक थे या दो थे, और वहां पे जाके वो छिप गए और वहां से उन्होंने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक बाहर जो एनएसजी के जवान थे जिन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया था, उन्होंने इस आतंकी को अपने निशाने पे रख लिया और उसको एक जगह रुकने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि वो दिख नहीं रहा था, उसको हम सीधा देख के उसकी तरफ गोली मारना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इतना पता था कि उन झाड़ियों में वो छुपा हुआ है। और उस झाड़ियों के पीछे एक दीवार थी, उस दीवार के पीछे तुषार जोशी और उसका जो बड़ी, जब भी ये लोग दो बड़ी सिस्टम के रूप से काम करते हैं, दो लोग इकट्ठा काम करते हैं, एक मेन और एक पर्सन और उसके साथ एक बड़ी। तो तुषार जोशी के साथ उसका बड़ी था सुरजन सिंह भंडारी। तो सुरजन सिंह भंडारी और तुषार जोशी उस दीवार के पीछे थे और इन्हें पता था कि दीवार के उस पार तो आतंकी है। और तो फिर इन्होंने अपना प्लान बनाया। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज ये था कि जहां पे ये लोग खड़े थे, एनएसजी के ये जवान खड़े थे, उनके पीछे मंदिर की लाइट थी और आतंकी को ये लोग दिख रहे थे। लेकिन इनको आतंकी को देखने के लिए ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया कि सुरजन सिंह भंडारी जो है ग्रेनेड फेंकेगा, ग्रेनेड की जो रोशनी होती है उस रोशनी में आतंकी दिख जाएगा और फिर उसके ऊपर गोली मार देंगे। और एनएसजी के पास बहुत ही अच्छे प्रकार के जो है वेपन्स होते हैं। इनके पास MP5 राइफल और ग्लॉक 17 पिस्टल थी
अच्छी इक्विपमेंट होती है, लेकिन आतंकी के पास भी तो AK-47 था। तो जैसे ही ये ग्रेनेड फेंका और इन्होंने फायर किया, उधर से आतंकी की तरफ से भी फायर हुआ और अचानक एक गोली जो है सृजन सिंह भंडारी के सर के पीछे आके लग गई और ऐसी जगह लग गई कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। अब जैसे ही उसको गोली लगी वो वहीं गिर गया। तो तुषार ने देखा कि मेरा बडी तो गिर चुका है, तो उसने तुरंत उसको ना, कहते हैं ना CPR, माउथ टू माउथ रेसिस्टेशन, उसको रिवाइव करने की कोशिश की। और जैसे ही उसने रिवाइव करने की कोशिश की, सडनली भंडारी ने सांस ली और जैसे उसने सांस ली, तुषार ने देखा कि भंडारी के मुंह के ऊपर खून गिरा हुआ है। तो ये खून क्यों गिरा? तो उसने देखा कि उसका जो गला है दाईं तरफ, वहां से खून गिर रहा है, यानी तुषार को भी गोली लगी थी और सृजन सिंह भंडारी को भी गोली लगी थी। तुरंत सृजन सिंह भंडारी को डॉक्टर्स के पास लेके जाया गया। उसकी स्थिति थोड़ी नाजुक थी, थोड़ी सीरियस थी, उसको हॉस्पिटल ट्रांसफर कर लिया गया। लेकिन तुषार जोशी को जहाँ पे ये चोट लगी थी, जहाँ पे गोली ग्रेस करके चली गई थी या उसका गला का जो स्किन है काट के लेके चली गई थी, तुरंत वहाँ पे डॉक्टरों ने उसको स्टिचेस और इंजरी को अटेंड किया। जो दवाई देनी थी, जो इंजेक्शन देने थे, जो स्टिचेस देने थे, सब कुछ किया और कहा कि भाई आप आराम कीजिए। बताइए, वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, ये टीम लीडर है और इसको कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ अभी आपको आराम करना पड़ेगा। लेकिन फौज की ट्रेनिंग ऐसी है, आराम कैसे कर सकते हैं? अपने सारे जो जवान हैं वो वहाँ लगे हुए हैं आतंकियों को ढेर करने के लिए, और मैं अफसर कैसे आराम कर सकता हूँ? तो तुषार ने क्या किया, अपने दूसरे बडी को साथ में ले लिया और दूसरे बडी का नाम था दुर्गा प्रसाद डिमरी। तो दुर्गा प्रसाद डिमरी और तुषार जोशी ने फिर से उस आतंकी के पास गए और उन्होंने फायर करते हुए उसके पास पहुंच गए, उस दीवार के उस पार। लेकिन तब तक आतंकी ढेर हो चुका था, मर चुका था और मरते मरते उसने सृजन सिंह के ऊपर गोली मार दी थी। तो चलो, एक आतंकी तो मर चुका है, अब एक और है, वो कहाँ है? तो इनकी पूरी टीम के पास एक इक्विपमेंट होता है जिससे एक दूसरे से ये लोग बात करते रहते हैं। तो तुषार ने अपने स्नाइपर से पूछा कि भाई किसी को कहीं हलचल दिख रही है, किसी को पता चल रहा है कि दूसरा आतंकी कहाँ है? तो खबर मिली कि एक जो ऑडिटोरियम है, एग्जीबिशन हॉल है, उसमें लोगों की, बच्चों की आवाजें आ रही हैं। तो हो सकता है आतंकी उसी के अंदर हो और वहां पे उसने इनको बंधक बना रखा है। तो अभी फिर से प्लान करना पड़ा। तो तुषार और उसके बडी डिमरी, वो जहाँ पे दरवाजा था उस ऑडिटोरियम का, उसके ऊपर एक छज्जा था, तो उसके ऊपर चढ़ गए और वहां इंतजार करते रहे। और अपने स्नाइपर्स को उसने पूरी तरह से बता दिया कि आप इस दरवाजे के ऊपर ध्यान रखिएगा और फिलहाल कोई भी गोलीबारी करेगा नहीं, बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई भी कोई आवाज करेगा नहीं, कोई भी किसी तरह से गोलीबारी होगी नहीं। इससे क्या होगा, वो साइकोलॉजिकली जो है उस टेररिस्ट के दिमाग पर खेल खेल रहा था, क्योंकि अभी उसको भी लग रहा होगा कि भाई अभी तक तो इतनी गोलीबारी हो रही थी, अभी सब शांत क्यों है? तो वो उत्सुकता से बाहर तो देखने आएगा। ये इसका प्लान था और वो सफल भी हुआ। जब तुषार और दुर्गा प्रसाद डिमरी जब उस छज्जे पे एक रस्सी के सहारे झूल रहे थे, यानी इसको जो रस्सी के सहारे झूलना है, इसको कहते हैं एब्सीलिंग। यानी ऊपर से अगर हमें नीचे उतरना है बिल्कुल स्विफ्टली, बहुत तेजी से, तो हम रस्सी का सहारा लेते हैं और इस तरह से उसके ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे जाते हैं। और उसमें एक इक्विपमेंट लगा रहता है जो ब्रेक का काम करता है, जहां पे हमको रुकना है वहां हम रुक सकते हैं और हाथ छोड़ के भी अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति, जो ये सारे जवान, ये सारी जो टीम है, शाम को NSG के अपने कैंपस में गेम्स खेल के आराम से बैठे हुए थे और अचानक उनको इस ऑपरेशन में आना पड़ा। यानी कितना वो थक चुके होंगे फिजिकली, कि भाई पूरे दिन उन्होंने काम किया, फिर गेम्स भी खेले और एयरक्राफ्ट में बैठ के गांधीनगर आए और पिछले 3-4 घंटे से इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन
जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है ना फौजी की, वो फिजिकल स्ट्रेंथ से कई गुना ज़्यादा होती है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो होती है क्योंकि इनकी तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ के सहारे जो आदमी कर सकता है, वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के सहारे नहीं कर सकता। तो वो वहाँ पे झूल रहे हैं रस्सी पे दोनों, और इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आतंकी है वो दरवाजे से बाहर निकलेगा, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा ये नीचे रस्सी के सहारे नीचे उतरेंगे और उसको मार देंगे। मैं बात कर रहा था, मैं अपने हालात को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना चाहता था। तो मैंने उससे पूछा, घर की बातें कर रहा था उसके साथ। बोला कि ऐसे बात करते कर घर में कौन है, क्या है, सब कुछ है, ठीक ठाक है। और फिर बाद में बोला कि बेटे डर तो नहीं लग रहा है? बोला नहीं साहब, आप जब हो मेरे साथ हो तो कैसा, किस बात का डर? ये भी सुनकर मेरे को इतना अच्छा लगा। तो स्नाइपर जो उसकी तरफ ध्यान रख रहा था, वो उसने देखा कि वाकई में जो आतंकी है वो बाहर निकला एक महिला को लेके, और इसने तुरंत बताया कि सर वो आ चुका है। और जैसे ही ये दोनों नीचे उतरने वाले थे, उससे पहले ही वो फिर अंदर चला गया। फिर बोला सर सर रुको रुको रुको, वो अंदर जा चुका है, अब बताइए। फिर से उनको रुकना पड़ा, और अभी पता नहीं वो फिर से बाहर कब आएगा। ये रस्सी के सहारे झूल रहे हैं, और चूंकि उनको वेट करना है तो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। तो क्योंकि माहौल इतना टेंस होता है, माहौल इतना तनावपूर्ण होता है कि उसको थोड़ा सा उस तनाव को थोड़ा कम करने के लिए तुषार जो है अपने बडी के साथ, दुर्गा प्रसाद के साथ ऐसे ही बातचीत कर रहे थे कि भाई कैसा है, क्या है, सब ठीक है। तो ये जो उनकी जो बात हो रही थी, तो हम तुषार के ज़बानी ही सुनेंगे कि उनकी बात क्या हो रही थी। मैं अपने सेकंड बडी के साथ मैं एब्सेलिंग करके जब हॉस्टेज को मारने वाला था, उस बीच वो जो 5-8 मिनट का जो टाइम था, वो वक्त ऐसा था जो बहुत ही सेंसिटिव था। उस टाइम में कुछ भी हो सकता था, और मैंने अपने बडी को बोल रखा था कि जो भी पहले फायर करेगा वो जिएगा। और इस पर मेरे बडी ने बताया कि सर आपसे अच्छा और कौन हो सकता है, अब मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आप करके दिखाओगे। और ये सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा। I was so happy to hear that my command, the boys in under my command have got so much confidence in me. जब ऐसा हो गया, दोबारा जब वो आतंकी एक दूसरे आदमी को लेकर उस दरवाजे से बाहर आएगा, फिर से जब इनको पता चला कि वो बाहर आ चुका है, बिना किसी वक्त का इंतजार करते हुए दोनों के दोनों ने अपने रस्सी से नीचे उतरे। और उतरने से पहले तुषार ने अपने बड़ी से कहा, देखो जो पहले गोली मारेगा वो जिंदा बचेगा, या तो मैं पहले मारूंगा या तो पहले वो मारेगा। अगर मैं मिस कर गया, मैं गया, लेकिन तू मिस मत करना, और देखना उसके साथ एक सिविलियन है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों ने बिल्कुल सटीक प्लानिंग की। तुषार और दुर्गा प्रसाद नीचे उतरे, और जैसे ही उन्होंने अपना पैर जमीन पे टिकाया, एक गोली दागी और सीधा उस आतंकी के फोरहेड में जाके लग गई। और उनके साथ जो आदमी था उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो शॉक के साथ गिर गया। तो तुषार को लगा अरे भाई कहीं इसको तो कुछ गोली ना लग गई हो, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि वो तो शॉक के कारण गिर गया था, गोली सिर्फ टेररिस्ट को लगी थी और वहीं ढेर हो गया था। अगले 5 मिनट में जैसे ही हम एब्सेंट करके उसके सामने उतरे, और उस वक्त मेरा सिर्फ एक ही एम था कि उसको शॉट डाउन करना। उसको एक ही गोली में, एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा रखते हुए उसको गिराया। और इस पर मेरे बडी ने, उसने जो मेरे को झप्पी पाई और मेरे को लेके साथ में गिरा, और रोते रोते बोला कि साहब आपने कर दिया, आपने कर दिया, आपने कर दिया। मैं अभी भी जब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं
मुझे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। बाकी सारे जो एनएसजी के लोग हैं वहाँ के मिल गए, आके उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी कि चलो दोनों आतंकियों को हमने मार दिया। फिर उस एग्जीबिशन हॉल में जितने सिविलियंस थे उनको वहां से निकाला गया। और ये सब बात हुई थी रात के 2 बजे, 1:30 से 2 बजे के बीच में। जो दोनों आतंकियों थे, तो ट्रेनिंग के मुताबिक क्या होता है, आतंकी क्या करते हैं, जब अगर वो मर भी जाए ना, अपने ऊपर वो ग्रेनेड्स बांध के रखते हैं ताकि अगर उसके पास कोई गए तो मरते मरते भी वो दूसरों को मारने की क्षमता रखता है। तो एक ड्रिल होता है कि उनके पैर में रस्सी बांध के उनको खींचा जाता है। तो एनएसजी के लोगों ने उन दोनों आतंकियों को रस्सी से खींचा। ये नहीं कि वो ये चाहते थे कि किसी शव का अपमान करें, लेकिन जो ड्रिल होता है अपना बचाव करने के लिए उन्होंने रस्सी से उसको खींचा और बाहर ले आए। और इस तरह से ऑपरेशन वज्र शक्ति को फतेह कर दिया, जीत लिया और दोनों आतंकियों का वहीं पे सर्वनाश कर दिया। उसके बाद सृजन सिंह भंडारी को तो वहीं पे गांधीनगर के हॉस्पिटल में रखा गया। तुषार जोशी को भी जो चोट लगी थी तो उसके लिए उसको दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में कुछ चिकित्सा लेनी पड़ी। सृजन सिंह भंडारी को ऐसी जगह चोट लगी थी कि वो बिल्कुल कोमा में थे, करीब 1-1.5 साल वो कोमा में थे और काफ़ी उन्होंने फाइट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1.5 साल के बाद डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए और 1.5 साल के बाद हम सृजन सिंह भंडारी को खो दिए। तो इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन वज्र शक्ति में, जो भारत के जो उच्चतम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ड्यूरिंग पीस टाइम, वो होता है अशोक चक्र, वो दिया गया था सुरेश चंद्र यादव को। सुरेश चंद्र यादव, हालांकि मैंने उनका कुछ जिक्र किया नहीं क्योंकि वो ऐसे रोल में थे कि जो ये मेन आतंकियों के पास जो एक्शन हो रहा था उन सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और जो कॉर्डन में जो था उसमें आतंकियों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने दोस्तों को बचा रहे थे। उस वक्त उनको आतंकियों की एक गोली लग गई और उनको अपने वहीं शहीद हो गए। सृजन सिंह भंडारी को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया था और तुषार जोशी और दुर्गा प्रसाद डिमरी को सेना मेडल प्रदान किया गया था। तो एनएसजी के इस बहुत ही बहादुरी के साथ किए गए ऑपरेशन के कारण 2 आतंकियों का इतने बड़े अक्षरधाम परिसर में ढूंढ के उनको मारा गया और कई लोगों की जानें बचाई गई। हालांकि इस ऑपरेशन में करीब 32 लोगों को, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को और सिविलियंस को आतंकियों ने मार दिया था और करीब 80 से 85 लोग इंजर्ड हो गए थे। लेकिन अगर ये ऑपरेशन वज्र शक्ति इतना इफेक्टिव नहीं होता तो और भी जाने जा सकती थी। और आप देखिए, दिल्ली में बैठे हुए एनएसजी को तुरंत बुलाया गया और 10-12 घंटे में पूरा का पूरा एक्शन खत्म हो गया और दोनों आतंकी जो है ढेर हो गए। तो ये होती है रेडीनेस, कि एक कोई आके खेल के आया है अपने रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में, अपने बीवी बच्चों के साथ है और अचानक देश के लिए कहीं जाना पड़ता है। तो किस तरह से हमारी ट्रेनिंग होती है, किस तरह से एनएसजी की रेडीनेस होती है कि विद इन नो टाइम, बिना कोई वक्त गवाए, फटाफट ड्रिल, सबको पता है क्या करना है, तुरंत वहां से निकल के वो गांधीनगर पहुंच गए थे और उन्होंने ऑपरेशन वज्र शक्ति एकदम सक्सेसफुली निभा दी। तो ये हुई बात 24 सितंबर 2002 की। आज वही दिन है, 22 साल हो चुके हैं। लेकिन जब हम इस बारे में बात करते हैं, या जब मैंने तुषार से इस बारे में बात की, आप समझ सकते हैं कि वो कितने भावुक हो जाते हैं, क्योंकि जब ये बात हम उस वक्त जब हम वो फीलिंग होती है उसको जब हम फिर से याद करते हैं तो भावुक होना तो निश्चित है। तो देखिए तुषार जोशी इस ऑपरेशन के बारे में क्या कह रहे हैं। जय हिंद all. As we complete 22 years of Akshardham operation, that is Vajra Shakti, I pay homage to all my brothers in arms who laid their lives for the cause. The dreaded day
two militants had taken hostages, 90 hostages, and killed around 40 people, innocent people, in Akshardham temple operation on 24th September 2002. That is today, 22 years back. There are so many memories of the operation which I can never forget. Firstly, I want to thank all my seniors, my peers, my juniors who were with me throughout for the operation. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जिन जिन लोगों ने काम किया उन सबको मेरे पर इतना भरोसा था, ये कॉमरेडरी, ये एस्पेडिको, ये हम अपने हार्ड टाइम्स में ही पहचान सकते हैं। और आज उस हार्ड टाइम्स जो ऑपरेशन के टाइम पे जितने भी हमारे यूनिट थे, जितने मेंबर्स थे, हम आज भी एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, आपस में बात करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। तो इसी के साथ अक्षरधाम का जो आतंक हुआ था उसके बारे में आज आपको मैंने थोड़ा बहुत जानकारी दी, और 22 साल बाद हम उन सब जवानों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान खो दी, और उन सारे सैनिकों को, सारे सिपाहियों को जो उस ऑपरेशन में शामिल थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, उन सबको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।